नमस्कार साथियों, आज प्रस्तुत है डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी के द्वारा लिखी हुई कहानी पटाक्षेप नहीं होगा। पटाक्षेप का मतलब क्या है? तो पट का मतलब होता है पर्दा, आक्षेप मतलब गिरना, यानी अभी पर्दा नहीं गिरेगा। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी ने किसकी बात की है। वैसे ये कहानी आज़ादी के बाद शुरू होती है और रामनेर नामक गांव की कहानी है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि ये कहानी सिर्फ रामनेर गांव की नहीं है, ये किसी भी गांव की हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इस कहानी में कोई मुख्य पात्र नहीं है और समतावादी समाज के नाम पर जो लोकतंत्र का एक नाटक होता है चुनाव से पहले, उस पर आधारित ये कहानी है। और ये नाटक आज भी जारी है। आप लोग जानते हैं चुनाव में किस तरह से समाजवाद के नाम पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी के द्वारा लिखी हुई कहानी पटाक्षेप नहीं होगा। आज़ादी के बाद जो कुछ बदलाव इस गांव में हुए, उनमें स्कूल और डाकखाना खुलने के अलावा 10 गुना लगान जमा करवाकर किसानों का स्वयं मालिक बन जाना था। ठाकुर की जमींदारी से कुछ को तो मुक्ति मिली और कुछ अभी भी ठाकुर ब्राह्मणों के रहमो करम पर ही थे। इस तरह के बदलाव के साथ गांव में लोकतंत्र को भी आना ही था। पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव आए। गांव वाले समझे ही नहीं कि क्या करना है। इस पर मुखिया ने गांव में सभा बुलाकर सबसे राय पूछी कि किसे प्रधान बनाया जाए। उसके पंडित मित्र ने उसे ही प्रधान बने रहने की बात कही। बदले में उसने बुढ़ापे का बहाना बनाया और पंडित के कहने पर ठाकुर के बेटे राम सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया और बाकी चुनाव भी सर्वसम्मति से हो गए। मुखिया ने बाद में गांव वालों को बताया कि निर्विरोध चुनाव के कारण गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। गांव वाले बहुत खुश हुए। रामनेर गांव में आबादी के लिहाज से ठाकुर ब्राह्मण तो बराबर थे, कुछ और दलित जातियों के भी घर थे, लेकिन चमारों की संख्या इन सबसे बहुत ज़्यादा थी। इस बात को चमार नहीं जानते थे क्योंकि उनकी हैसियत ही ऐसी नहीं थी। हालांकि इनमें से कुछ के पास जमीन भी थी और पैसे भी। गांव के स्कूल में राम सिंह ने कच्ची पक्की इमारत बनवा दी और अपने गुर्गे को नियुक्ति दिलवा दी। वही डाकखाने का भी काम देखने लगा। इस उद्दंड गुर्गे ने पढ़ाने की बजाय बच्चों को पीटा ज़्यादा और बच्चे शिक्षा के मामले में फिसड्डी ही रहे। गांव में बदलाव की पहली बयार 2 ब्राह्मण भाइयों महेंद्र और बलबीर के दिल्ली जाकर काम करने की खबर से आई। इनका पिता स्वाभिमानी था और मुखिया से दबता नहीं था। नाराज मुखिया ने उसे जमीन से बेदखल कर जबरन अपना कब्जा जमा लिया। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी और आखिरकार एक दिन गांव के पास नहर किनारे उसकी लाश मिली। उसके अनाथ बच्चों को मामा दिल्ली ले गया, कुछ पढ़ाया और सरकारी ऑफिस में चपरासी लगवा दिया। दोनों कभी कभार गांव आकर घर की मरम्मत करवा जाते। इनके मन में भी मुखिया के विरुद्ध गहरा आक्रोश था। दोनों भाई जान गए थे कि निर्विरोध चुनाव मुखिया की रणनीति का हिस्सा थे। दिल्ली में रहने के कारण वे जानते थे कि अगर चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने दिल्ली में ही तय कर लिया था कि अगले चुनाव में वे थोड़े बहुत पढ़े लिखे, समझदार और आर्थिक रूप से किंचित समर्थ फगना को चुनाव लड़वाएंगे। चुनाव घोषित होते ही वे गांव आ गए और फगना से चर्चा की। फगना को उनकी बात में दम लगा और फिर सारे चमार एक हो गए। मुखिया और सवर्णों को जब पता चला तो उन्हें बलबीर महेंद्र पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिशें हुई, लोभ लालच भी दिया और डराया धमकाया भी, लेकिन वे अड़े रहे। मुखिया ने चमारों को बुलाकर समझाया तो जो ठाकुर की दया पर निर्भर थे वे पसर गए। जाति के मामले में क्या करते? ठाकुर ने कहा कि चुपचाप साथ देना, नहीं तो देख लेना। इस तरह चमारों में अदृश्य फूट पड़ गई। चुनाव का नतीजा वही निकला जिसकी आशंका थी। चमारों की फूट से राम सिंह ने फगना को भारी मतों से पराजित किया। बलबीर और महेंद्र को मुखिया ने बुलाकर खूब लानत मलामत की। दोनों ने कहा कि यह आखिरी चुनाव थोड़े ही है। मुखिया ने कहा, तुम्हारे लिए तो आखिरी ही समझो। दोनों भाई पराजय से टूटे फगना के पास गए और हिम्मत बंधाई। दोनों ने कहा कि अपने लोगों को संगठित करने में लगे रहो, अगले चुनाव में सबको दिखा देंगे। उसी रात कुछ लोगों ने महेंद्र बलबीर को बुरी तरह पीट डाला। सुबह फगना और कुछ लोग दोनों को मरहम पट्टी के लिए कस्बे ले गए। थाने गए तो पुलिस ने डांट कर भगा दिया। दोनों भाई वहीं से दिल्ली चले गए। गांव में जातिवादी माहौल घना हो गया। विधान के अनुसार पंचायत के चुनाव 3 साल में एक बार होने लगे थे।
लेकिन सूखा और बाढ़ जैसे बहानों से चुनाव टलते रहे और 7 साल तक राम सिंह ही प्रधानी करता रहा। गांव में जातिवादी वैमनस्य बढ़ने लगा, लेकिन फगना के कारण चमारों में आई चेतना से वे ठाकुर ब्राह्मण गठजोड़ का डटकर मुकाबला करने लगे। राम सिंह इस बीच पंचायत के पैसों से खुद का विकास और तेजी से करता रहा। मुखिया की मौत के बाद वह और निरंकुश हो गया। फिर चुनाव की घोषणा हुई तो चमार बहुत खुश हुए। फगना महेंद्र बलवीर के पास दिल्ली गया। इस बार वे आने के लिए राजी न थे, लेकिन फगना के कहने पर चुनाव से 1 सप्ताह पहले गांव आने के लिए मान गए। दोनों गांव आए तो देखा चमारों में जबरदस्त जोश था। लेकिन राम सिंह भी कम नहीं था। उसने शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाना प्रारंभ कर दिया था। पहले तो इन्हें वोटर लिस्ट नहीं मिली, और जब मिली तो देखा कि उसमें दोनों भाइयों के साथ चमारों के उन लोगों के भी नाम नहीं हैं जो बाहर रहते हैं, जबकि ब्राह्मण ठाकुरों में सबके नाम थे। इसके बावजूद चमारों के वोट अब भी बाकी सबसे ज़्यादा थे, यानी जीत का गणित चमारों के पक्ष में था और वे आश्वस्त थे। चुनाव से पहले पोलिंग पार्टी आई, जिसका चुनाव अधिकारी संयोग से ठाकुर ही था। राम सिंह ने उसे रात को दावत पर बुलाया, दारू पिलाई तो जाति के नाम पर और रिश्वत में मिले रुपयों के कारण अधिकारी ने राम सिंह को हर हाल में जीतने की रणनीति बताई। सुबह पोलिंग के वक्त जब शुरू में मतदाता नहीं पहुंचे तो अधिकारी दोनों के एजेंटों को चाय पिलाने ले गया। 1 घंटे बाद वे लौटे तो वोटर आने लगे थे। चमारों की औरतें आई तो पता चला उनके वोट तो पहले ही दिए जा चुके हैं। खूब हंगामा हुआ। साफ था कि राम सिंह ने 1 घंटे में उतने वोट डलवा दिए जिससे वो जीत सके, और हुआ भी यही। वो करीब 100 वोटों से जीत गया। फगना ने लोगों की सलाह पर अदालत में चुनाव के खिलाफ रिट लगाई और अगले चुनाव तक मुकदमा चलता रहा। राम सिंह के धांधली से प्रधान बन जाने से गांव में स्वर्ण दलित संघर्ष और गहरा गया। फगना ने केंद्र तक के दलित नेताओं तक पहुंच बना ली तो राम सिंह ने सवर्ण नेताओं से। दोनों अपने नेताओं को गांव में लाकर सभाएं कराने लगे और गांव में अलग किस्म की जातीय राजनीति का उभार हुआ। दोनों तरफ गुंडों की तादाद बढ़ गई और आए दिन संघर्ष होने लगा। राम सिंह पंचायत के पैसों से कागजों में गांव का विकास करता रहा और खुद भी माल हड़पता रहा। फिर चुनाव आए तो राम सिंह को लगा अब चुनाव जीतना आसान नहीं है, तो उसने नई रणनीतियों पर सोचना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ठाकुरों की मीटिंग बुलाकर पूछा कि क्या करना है। खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि इस बार सब मिलकर तय करें। उसने अपने विश्वस्त चमार लच्छी राम का नाम चला दिया। चमार पहले तो खुश हुए, फिर निराश कि इससे तो राम सिंह की ही सत्ता चलती रहेगी। उनमें 2 गुट बन गए। राम सिंह के सिखाने से लच्छी राम का जोश 2 गुना हो गया और वह अपने जाति भाइयों के कहने पर मैदान से नहीं हटा। पर्चा दाखिल करने वाले दिन राम सिंह ने चुपके से अपने बेटे नाहर सिंह का भी फॉर्म भरवा दिया। आखिर में नाम वापस लेने के बाद 3 उम्मीदवार रह गए, नाहर सिंह, लच्छी राम और इतवारी चमार, यानी 2 दलित और 1 सवर्ण। चुनाव का नतीजा तय था, क्योंकि राम सिंह ने खेल ही ऐसा खेला था। चमारों के वोट तो बट गए और नाहर सिंह अपने दादा और पिता की परंपरा आगे बढ़ाता हुआ प्रधान बन गया। आज़ादी से पहले उसका दादा गांव का मुखिया था और अब तीसरी पीढ़ी में वो था। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना। जब तक इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा, समाज नहीं बदलेगा। तो ये थी डॉक्टर हेतु भारद्वाज की लिखी हुई कहानी पटाक्षेप नहीं होगा। कहानी के अंश पर बात करें तो ये गांव की कहानी है, इसमें कोई पात्र नहीं है, पर जो लोग इस कहानी में विद्यमान हैं उन्हें इसी गांव का नहीं कहा जा सकता। वैसे लोग इस गांव के हिस्से ज़रूर हैं, लेकिन वो किसी भी गांव के लोग हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ रामनेर गांव की नहीं हो सकती, ऐसे किसी भी गांव की हो सकती है जहां पर ये नाटक हमेशा ही होता रहता है। आज़ादी मिलने के बाद ये नाटक शुरू हुआ और बराबर चलता जा रहा है, बिना किसी पटाक्षेप के, यानी बिना पर्दा गिरे हुए। पर यह भी तो अंतिम चुनाव नहीं था और रामनेर में समतावादी समाज की स्थापना का सिलसिला जारी था। सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। आज़ादी से पहले केसरी सिंह रामनेर का मुखिया था। आज़ादी के बाद उसका पुत्र राम सिंह 3 बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया। फिर राम सिंह के पुत्र नाहर सिंह ने प्रधान पद का चुनाव जीता। पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना। जब तक इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा, तब तक ये समाज कैसे बदलेगा। धन्यवाद।